नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में कतई ज़हर सीरीज़ 2.0 जो कि एचपी पुलिस, एचपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और एचपी एसएससी या फिर एचपी पीएससी के सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल में करवा के चलता हूँ, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जितना हो सके, जितनी ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ उतनी मैं देने की इसमें कोशिश करता हूँ। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते होंगे और वीडियो को लाइक या फिर शेयर ज़रूर करते होंगे। ओके, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी थर्ड वीडियो है, ठीक है, थर्ड नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसमें बना चुका हूँ। इससे पहले मैंने कतई ज़हर के एक और सीरीज़ चलाई थी, ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से करवाया था। तो चलिए देखते हैं, इनको भी स्टार्टिंग करते हैं। चलिए सबसे पहला हिंदी में क्वेश्चन लिखता हूँ और इंग्लिश में मैं इसको मैक्सिमम टाइम जो है वो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता हूँ या फिर इंग्लिश में समझाता हूँ ज़्यादातर मैं। ओके, तो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है। अभी इसमें है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। अब बहुलक क्या होते हैं, बहुलक होते हैं पॉलीमर। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर जो है इसका मोनोमर यूनिट कौन सी है, यानी कि प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर कौन सा है, नेचुरल रबड़ का मोनोमर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, अमीनो एसिड। अब आपको पता अमाइनो एसिड जो है वो किसका बहुलक है, किसका मोनोमर है, तो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है हमारा प्रोटीन। ओके, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। आपको पता होगा सेंट्रल डोगमा का पूरा कॉन्सेप्ट, पहले क्या बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद जाके बनते हैं हमारे ये हमारा एंजाइम्स वगैरह या फिर उनसे मिलकर बनता है प्रोटीन्स। तो यह क्या हमारा प्रोटीन, अमाइनो एसिड किसका जो है वो मोनोमर है, तो वो है प्रोटीन का। नेक्स्ट है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन किसका है, आइसोप्रीन है हमारा रबड़ का, नेचुरल रबड़ का, ये इसका सही आंसर है। अगला है न्यूक्लियोटाइड और इथाइलिन, इनको मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए हम क्या बताया मैंने आपको, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर है, तो इसका बहुलक बनेगा डीएनए। डीएनए का मोनोमर यूनिट क्या है हमारा, इसका मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। ओके, फिर आएगा आपका इथाइलिन, चौथा ऑप्शन था आपका इथाइलिन, तो ये किसका है, पॉलीथीन। इसका जो बहुलक है वो है पॉलीथीन। ये है मोनोमर, ये है पॉलीमर। अब मोनोमर पॉलीमर होते क्या हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ थी, शायद आपको पता होनी चाहिए। ये होते हैं हमारे जैसे कि मोनोमर यूनिट, जैसे आपके मन के होते हैं ना, एक मन का, उस मन के से मिलके बन जाती है पूरी माला। जब पूरी माला बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। डन। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है। ओके, कौन सा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन हिंदी में कहते हैं इसको, वल्नीकरण में कौन सा मेटल जो है, मेटल या फिर हमारा मेटल तो नहीं बोलेंगे, एलिमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं, तो आएगा सल्फर। एस इसका सिंबल होता है सल्फर का। क्वेश्चन आता है ये भाई सीधा सीधा, तो उसको भी ध्यान में रखें। अगला है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आरबीआई, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसकी स्थापना हुई थी कौन से आयोग के बाद, यंग हिल्टन आयोग के बाद, यंग हिल्टन, HIL हिल्टन, यंग हिल्टन कमीशन था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता स्टार्टिंग में, अब कहाँ पे है, मुंबई में है। डन। इसके पहले हमारे गवर्नर कौन थे, पहले इसके गवर्नर थे हमारे ऑसबोर्न स्मिथ, लिख लीजिए इसको, ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे CD देशमुख, ठीक है। और अभी 25वें नंबर के कौन थे, कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है, मैक्सिमम हो गया। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुई थी, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ध्यान में रखें ये सारी बातें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पहला लास्ट स्टार्ट करते हैं। किसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग के बाद हुई थी, सही है,
वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था, बिल्कुल सही है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, गलत है ये जो मैंने अभी आपको करवाया कि किसके तहत कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमारा आरबीआई का लोगो है उस पर जो हो क्या क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है पाम ट्री और आगे बंगाल टाइगर। देखना कभी लोगों को ध्यान से, तो उसमें बंगाल ट्री, पाम ट्री और बंगाल टाइगर का लोगो है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है हमारे विजय भटकर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई कौन थे? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी विक्रम साराभाई। ये हमारे स्पेस साइंस के जनक, स्पेस हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर भाभा ये कौन है? ये हमारे परमाणु, जो हमारा परमाणु विज्ञान के जनक किसको कहते हैं हम? होमी जहांगीर भाभा का। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके नाम पे जो वो महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। शकुंतला देवी कौन है? इनको कहते हैं मानव कंप्यूटर। भारत की मानव कंप्यूटर कौन है? शकुंतला देवी। ओके, चलिए और कौन था? सी डेक का पता होना चाहिए आपको। सी डेक की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटर। और इसे सी डेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में तो डायरेक्ट लिखा होता है कि भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट को ज़रा डिटेल में पढ़ें, लिखा होता है भाई, सीधा सीधी बात है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था। ये हुआ था 1992 में। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तभी तो हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। और इसके द्वारा जो था भाग 9 जो है वो जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। शेड्यूल 11 शेड्यूल जोड़ा गया था, और भाग 9 इसमें जोड़ा गया था। भाग 9 के अंदर आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक इसमें जो है जोड़ा गया था। और इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। ठीक है, बाकी हमारी अनुसूची 11 अनुसूची चलो थोड़ा डिटेल में करते हैं। जो हमारा शेड्यूल नंबर 11 है उसमें कुल कितने विषय हैं? उसमें जो है वो कुल मिला के 29 जो है वो विषय हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। और कौन सा है? और जो हमने और जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, ये पंचायती राज का वर्णन जो है कौन से आर्टिकल में किया गया था? हमारा डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल नंबर 40 एक गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं ये सारे, आर्टिकल नंबर 40 डन। और हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज, सबसे पहले हमारी पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पे? नागौर। कौन सा जिला था? कौन सा स्टेट थी? हमारी राजस्थान में हुई थी। यहाँ से इसकी शुरुआत करी गई थी। और कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो है इसको जगह दी गई थी यहाँ पे। डन। एक हमारे आर्टिकल नंबर 38 है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल नंबर 38 है वो किसके बारे में बात करता है? वो करता है आदर्श कल्याणकारी राज्य, यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्टेट। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बात करी गई थी? आर्टिकल नंबर 38 में इसके बारे में बात करी गई थी, जो कि हमारे टीपीएसपी में आता है। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है हमारी संसद सरला, मैंने करवाया था आपको। आर्टिकल नंबर स से आते संसद 79 आर्टिकल, र से आते हैं हमारी राज्यसभा 80 आर्टिकल, और ल मतलब हमारा लोकसभा, और लोकसभा में आते हैं हमारे 81 आर्टिकल। ये मैंने आपको करवाया था सरला। ठीक है, तो हम बात करेंगे संसद में। जो हमारी संसद है वो किस किस से मिल के बनती है? एक होता है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से हमारे राज्यों में विधायिका होती है ना, तो वो किससे मिल के बनी होती है? उसमें होती है
एक यहाँ पे ऑप्शन गलत है। एक होता है राज्यपाल, एक होता है हमारा विधान परिषद, और एक क्या होता है हमारा विधानसभा। 3 चीज़ें होती है ना, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर ये बनी होती है। अच्छा, हमने देखा कि हमारे स्टेट में हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता है कि विधान सभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय विधान परिषद, मतलब क्या है, द्विसदनीय राज्य व्यवस्था है उनके स्टेट में। ठीक है, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसको ज़रूर रखें। तू भी मजा कर, इसको याद रखना भाई हमेशा। तू भी मजा कर। टी से तेलंगाना लिखने रहा हूँ, ऐसे याद रखें। यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, हाँ, और कर से कर्नाटक, यानी कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये है 6 स्टेट। पहले यहाँ पे जैसे मजा का जे था ना, जे, ये पहले जम्मू कश्मीर से भी होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य रहा नहीं। यहाँ पे ना विधान परिषद है ना विधानसभा इस टाइम पे। तो ठीक है, सब कुछ भी नहीं है इसमें यहाँ पे। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं यार कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है 10 मार्च से यहाँ पे इलेक्शन है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें 403 जो विधानसभा में सीटें हैं और 100 सीटें हैं उनकी विधान परिषद में, ख़त्म। और बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की और फिर 75 सीटें हैं विधान परिषद की। ये तो आप उत्तर प्रदेश का तो अब रट ही लेंगे क्योंकि पक्का पेपर में पूछ लेंगे। अभी एलाइड का पेपर होता उसमें पूछा था कि अभी जब उस टाइम झारखंड के हुए थे इलेक्शन होता तो उसमें पूछा था कि इसमें झारखंड के अभी नए नवनियुक्त जो CM है वो कौन सी पार्टी के थे, ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस में के द्वारा करी गई थी 1939 में। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन को। लाला हरदयाल ने 1913 में करी थी सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। अब अब्दुल गफ्फार खान इनको कहते हैं हम सीमांत गांधी कहते हैं इनको। और लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने करी थी और इनको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, ओके, खुदाई खिदमतगार कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं और लाल कुर्ती दल की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई थी। तो ये थी मेरे लिए आज के लिए आपके लिए छोटी सी पहल या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अगर आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।